नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश का सबसे आसान टॉपिक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं तो इंग्लिश में ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां नरेशन से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और वॉइस और नरेशन इंग्लिश के दो सबसे आसान टॉपिक है। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आइए समझते हैं कैसे। देखो जी दोस्तों, जो नरेशन होता है ना, जो नरेशन शब्द है, ये शब्द निकला है नरेट में से। कहां से निकला ये शब्द निकला है नरेट में से। नरेट में से, ठीक है। नरेट शब्द का अर्थ होता है कथन। नरेट शब्द का अर्थ होता है कथन। कथन का मतलब किसी दूसरे द्वारा कही गई बात को सुनाना। मतलब किसी ने कोई बात बोली, हमने वो बात सुनी और दूसरे को सुना दी। तो जो सुन के सुना रहा है वो क्या होता है? नरेटर होता है। वो क्या होता है? नरेटर होता है। तो नरेशन इज अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट। नरेशन एक तरीका है किसी भी स्टेटमेंट को नरेट करने का। दोस्तों इंग्लिश के अंदर कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने लिख दिया राम इज हैंडसम। मान लो मैंने कोई भी स्टेटमेंट लिख दी दोस्तों, ठीक है, राम इज हैंडसम। इंग्लिश के अंदर कोई भी स्टेटमेंट होती है ना दोस्तों, उस स्टेटमेंट के साथ तीन लोग जुड़े होते हैं। तीन लोग उस स्टेटमेंट के साथ जुड़े होते हैं। एक होता है स्पीकर, एक होता है नरेटर, और एक होता है लिसनर। ठीक है जी दोस्तों, राम इज हैंडसम एक स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट के साथ तीन लोग जुड़े हैं। एक स्पीकर है, एक नरेटर है, और एक क्या है? लिसनर है। बात समझ में आई यहां तक आपको? स्पीकर कौन होगा? जिसने ये स्टेटमेंट ओरिजिनल रूप से कही होगी। नरेटर कौन है? जिसने स्पीकर की बात को दोहराया होगा। और लिसनर कौन है? जो नरेटर को सुन रहा है। जैसे देखो, मान लो जब रामलीला हुई, रामायण हुई, तो जो राम था, जो हनुमान जी थे, जो रावण था, उन्होंने जो बात कही, आप जब रामलीला देखते हैं ना तो वहां पे एक नरेटर बैठा होता है जो उन्हीं की द्वारा बात को दोहरा रहा होता है। मतलब वो जो स्टेटमेंट थी वो ओरिजिनल उसकी नहीं है, ओरिजिनल तो किसी और की थी। नरेटर क्या करता है? उनकी बात को सुन के हमें सुना रहा होता है, या फिर उनकी बात को कहीं पढ़ ली होगी और फिर वो हमें सुना देता है। ठीक है जी। अब दोस्तों, अगर मैं नरेशन की बात करूं, अगर मैं किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना, समझना है, नरेशन की बात करूं तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा होता है दोस्तों इनडायरेक्ट नरेशन। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। हमारी स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं। दोस्तों हमारी स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं। एक है जेठालाल,
एक है तारक और एक है बबीता। हम बबीता जी क्यों बोले, ये तो काम जेठालाल का ना। अब दोस्तों मान लो ये एक नई क्लास में तीनों ने एडमिशन लिया और जेठालाल को बबीता पसंद आ गई, लेकिन जेठालाल में हिम्मत थी नहीं। तो जेठालाल ने बोला भाई तारक को कि यार एक काम कर दे, तू मेरे ब्याह पे तू पूछ ले जाके। तो तारक बोला चल ठीक है यार मैं कर देता हूँ काम। तो तारक गया और तारक ने बबीता को ये बात बोल दी कि जेठालाल तुमको पसंद करता है। तो बबीता ने क्या बोला तारक को, बबीता ने क्या बोला, उसने अपनी शक्ल देखी है। बबीता ने क्या बोला, उसने अपनी शक्ल देखी है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। जो स्पीकर है ना, स्पीकर कौन है, बबीता। बबीता के वर्ड क्या थे, उसने अपनी शक्ल देखी है। समझ में आ गई बात। अब तारक आ गया जेठालाल के पास। ये तारक हो गया अब नरेटर। नरेटर का काम है जो स्पीकर ने बात कही वो लिसनर को सुना दे। अब दोस्तों तारक के पास दो तरीके हैं उस बात को कहने के, एक है डायरेक्ट तरीका और दूसरा है इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका ये कहता है कि जो शब्द स्पीकर के थे एज इट इज उन्हीं शब्दों को लिसनर को सुना दो बिना कोई बात घुमाए। तो तारक आके बोला भाई बबीता बोली कि उसने अपनी शक्ल देखी है, क्या शब्दों का हेरफेर किया उसने, नहीं। एज इट इज जो शब्द स्पीकर के थे डायरेक्टली अगर नरेटर वही यूज करता है तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन, कि कोई घुमाए फिराए नहीं, सीधे शब्द स्पीकर वाले यूं बोल दिए। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जो नरेटर होता है वो शब्द अपने इस्तेमाल करता है लेकिन मतलब वही होता है जो स्पीकर का था, कि भाई उसने बोला तेरी शक्ल खराब है। दोनों में मतलब में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शब्द किसके हैं यहाँ पे, तारक के हैं। तो जब नरेटर एज इट इज स्पीकर वाले शब्दों का प्रयोग करता है तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है, और जब नरेटर बात का मतलब वही रखे जो स्पीकर का था और शब्द अपने इस्तेमाल करे तो वो इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब एग्जाम में ना कई बार तो वो दे देता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, लेकिन आजकल क्या होता है एग्जाम में वो बोलता नहीं है, ना तो वॉइस में बोलता कि एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ, वो सीधा बोल देता है चेंज वॉइस, चेंज नरेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो डायरेक्ट है या फिर वो इनडायरेक्ट, वो एक्टिव है या फिर वो पैसिव। तो दोस्तों डायरेक्ट की पहचान क्या होती है, आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, फिर आपको एक कोमा मिलेगा, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको दूसरी स्टेटमेंट मिलेगी। ये होती है डायरेक्ट की पहचान। एक स्टेटमेंट कोमा के अंदर और दूसरी स्टेटमेंट कोमा के बाहर, और दोनों स्टेटमेंट इस कोमा से जुड़ी होती है, यानी कोमा वगैरह मिलेंगे वहां पे। और इनडायरेक्ट में कोई कोमा नहीं होता, सीधी स्टेटमेंट होती है। बात समझ में आ गई, बोलो यार, ये पहचान होती है। डायरेक्ट के अंदर ये कोमा वगैरह मिलेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर ये कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलो बात समझ में आ गई यहां तक। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों इसकी डायरेक्ट की बात करूं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने लिखा राम, चैप्टर बहुत आसान है, सेज टू सीता वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ठीक है जी दोस्तों, ये डायरेक्ट नरेशन है। ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। कैसे पता चला, कोमा देख के। अब दोस्तों जो डायरेक्ट नरेशन होता है ना, उसमें दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो ये जो बाहर है और एक ये जो कोमा के अंदर है। बात समझ में आ गई। जो कोमा के बाहर होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लोज। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज। और जो ये कोमा के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये वो स्टेटमेंट है जो स्पीकर ने कही थी, कोमा के अंदर जो होती है, तो रिपोर्टेड, क्योंकि कह चुका है वो, रिपोर्टेड पास्ट की बात कर रहा है।
तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लोज और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। बोलो जी, कोई डाउट है? अगर मैं दोस्तों रिपोर्टिंग क्लोज की बात करूं ना, तो इसमें 3 चीजें होती है। पहला, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या होता है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है जी। जिसको कही रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और सेज रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग क्लॉज के कितने हिस्से होते हैं? 3। जिसने कही रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, जिसको कही रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और कहना क्या है, क्रिया है, तो ये क्या बन गई, रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो जी, कोई डाउट? अच्छे से बात समझ में आ गई? अब हम बात करें रिपोर्टिंग क्लोज। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, टीचर्स हमें बचपन में एक चीज पढ़ाते थे कि रिपोर्टिंग क्लोज हमेशा वाक्य के शुरुआत में मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बुक्स में लिख रखा है कि ना ये हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिपोर्टिंग क्लोज वाक्य के शुरुआत में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग क्लोज वाक्य के बीच में भी हो सकता है, और रिपोर्टिंग क्लोज वाक्य के अंत में भी हो सकता है। देख लो जी कैसे, एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। देखो जी दोस्तों, वाक्य के शुरुआत में ही सेज कहां पे है दोस्तों? वाक्य के स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट देखो बीच में, इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ सेड माई टीचर यू विल सक्सीड। कहां पे है दोस्तों? बीच में है। वट अबाउट हैविंग लंच टूडे सैड काजल, काजल ने कहा। कहां पे है दोस्तों? लास्ट में है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग क्लोज है वो वाक्य के बीच में भी आ सकता है, वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है, और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। पहचान उसकी सिंपल सी है कि उसमें कोई कोमा वगैरह नहीं मिलेगा, कोमा से बाहर मिलता है। तो रिपोर्टिंग क्लोज के बारे में अपने को अच्छे से समझ में आ गई बात? कोई डाउट है क्या? अब आप देखते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या एक स्टेटमेंट है ना, टाइप एक स्टेटमेंट है। और दोस्तों इंग्लिश में अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सेंटेंस की, तो वो 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में टाइप ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो वो 5 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसको बोला जाता है टोस। टोस का मतलब समझ में आ गया आपको? बोलो यार, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, नंबर 1 असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। बोलो जी, बात समझ में आई दोस्तों आपको? कोई डाउट है? तो टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव यानी साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव यानी जिसमें आप कोई प्रश्न करते हैं, इंपेरेटिव जहां पे प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऑप्टेटिव का मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को सजेशन देना। एक्सक्लेमेटरी जो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाता है, आप एकदम से सरप्राइज हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों जो अगर मैं असर्टिव की अगर बात करूं, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य है, और नेगेटिव इसी प्रकार। इंटेरोगेटिव मतलब जहां आप क्वेश्चन मार्क करते हो किसी से, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये भी किससे होता है? पॉजिटिव और
नेगेटिव होता है। इम्पेरेटिव जब आप किसी के लिए, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जहां ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है। इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ऑप्टेटिव मतलब प्रे, विश, कर्स मतलब बद्दुआ देना, कर्स और ब्लेस। फिर यहाँ तक बात। और एक्सक्लेमेटरी मतलब जहां पे आपको एक्सक्लेमेशन का साइन मिलेगा। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, जहां आपको दुख हो रहा है, आपको खुशी हो रही है। ठीक है जी। बोलो जी, कोई डाउट है? आगे बढ़े हम लोग। तो अब अपने को ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिसमें एक रिपोर्टिंग क्लोज होगा, एक रिपोर्टेड स्पीच होगी। रिपोर्टिंग क्लोज में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड स्पीच में ये 5 प्रकार के वाक्य मिल सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट से क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपको पता लग गया, जहां पे कोई कॉमा नहीं होता, पूरा का पूरा एक वाक्य होता है। और इनडायरेक्ट वो होता है जहां पे शब्द नरेटर के होते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, जब भी हमें कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आपको एक बात याद रखनी है, वीसी के गले में पट्टा। वीसी के गले में पट्टा, वीसी होता है ना वाइस चांसलर, वीसी के गले में पट्टा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है? हमें वर्ब को बदलना है, हमें कंजंक्शन लगाना है, हमें प्रोनाउन बदलना है, हमें टेंस बदलना है, हमें टाइम एंड प्लेस के शब्दों को बदलना है। और उसके बाद में हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बदलेंगे। जैसे अभी पढ़ा था अपने असर्टिव वाक्य, इंटेरोगेटिव वाक्य, ऑप्टेटिव वाक्य, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के ये आपको बातें करनी होती है। वर्ब बदलने वाली, कंजंक्शन लगाने वाली, प्रोनाउन बदलने वाली, टेंस बदलने वाली, उसके बाद में टाइम एंड प्लेस के वर्ड्स को बदलने वाली। बोलो जी, कोई डाउट है? बात समझ में आ गई अच्छे से? तो सबसे पहले आप ये समझते हैं दोस्तों कि वर्ब को कैसे बदला जाए। वर्ब को कैसे बदला जाए? दोस्तों, आपको डायरेक्ट नरेशन दिया होगा और उसका आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले वर्ब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको वर्ब क्या क्या दी मिल सकती है? देखो, से, सेज और सेड। से टू, सेज टू और सेड टू। ये आपको वर्ब दे रखी होगी। क्लियर है? जब भी आप इसको बदलोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टोस करनी पड़ेगी। आपको टोस करना है जी। टोस का मतलब, बदलने से पहले ये तो देखो कि सेंटेंस कैसा है। जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे? वर्ब को बदल देंगे। ठीक है? अब ये कैसा कैसा हो सकता है? ये तो असर्टिव वाक्य भी हो सकता है, ये तो इंटेरोगेटिव वाक्य भी हो सकता है, ये तो इंपेरेटिव वाक्य भी हो सकता है, ये तो ऑप्टेटिव वाक्य भी हो सकता है, और ये तो एक्सक्लामेटरी वाक्य भी हो सकता है।
लेकिन वर्ब आपको यही मिलेगी, वर्ब आपको यही मिलेगी। इन वर्ब को बस हमें बदलना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असर्टिव वाक्य की, कि अगर वाक्य साधारण है, सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य, असर्टिव वाक्य है, तो इन वर्ब को कैसे बदलो। देखो जी, से, सेज, सेड को सेम रख दो। से का से, सेज का सेज, सेड का, बोलो जी कोई समस्या, सेम रख दो। अब यहां क्या आ गया दोस्तों, टू, टू किससे शुरू हो रहा है, टे से, तो पक्का ऐसा शब्द आएगा जो टे से शुरू होता हो। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। ये आपने किसकी बात कर दी दोस्तों, असर्टिव वाक्य की। बोलो जी कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया। से को से, सेज को सेज, सेड को सेड, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, अगर मैं इंटेरोगेटिव वाक्य की बात करूं, अगर कोई या तो लगा दो आप आस्क, या फिर आप लिखवा दो इंक्वायर, आस्क या फिर इंक्वायर, और या फिर वांट टू नो। इन वर्ब को किसमें बदल दो, आस्क में, इंक्वायर में, या फिर वांट टू नो में, ठीक है जी। अगर बात करूं मैं इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इसको हम किस में बदल देंगे, इंपेरेटिव वाले में, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ऑप्टेटिव की, तो किस में बदलोगे वर्ब को, प्रे, विश, कर्स और ब्लेस, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं एक्सक्लेमेटरी की, तो आप क्या लिख दोगे, एक्सक्लेम वर्ड है ना यहाँ पे, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर खुशी हो तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर दुख है तो सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। बात समझ में आ गई आपको। ऐसे हम वर्ब को बदलते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछिए जी। इसके बाद में दोस्तों, हाँ जी, कोई भी वर्ब आ जाए इसी में बदलना है। हाँ जी, अब देखो दोस्तों, अपने पहले क्या था, ट्रिक क्या थी, वीसी के गले में पट्टा। पहला क्या था, वी यानी वर्ब आपने बदलनी सीख ली। फिर क्या है, सी, सी का मतलब कंजंक्शन। सबसे पहले समझते हैं भाई कंजंक्शन लगाना ही क्यों है, जरूरत क्यों पड़ी हमें लगाने की। अब एक चीज समझो दोस्तों, अगर मैं डायरेक्ट नरेशन की बात करूं, तो डायरेक्ट कैसे होता है दोस्तों, एक स्टेटमेंट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर दूसरा, ऐसा ही है ना।
जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मैंने क्या बताया भैया, सारे कोमा हटा दो, गड़बड़ होगी भाई। यहां पे तो इस कोमा ने दोनों को जोड़ रखा था, जब आपने कोमा हटा दिया तो जोड़ू कैसे? दो स्टेटमेंट अलग होगी ना अब तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें बीच में क्या डालना पड़ेगा? कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन का काम ही क्या होता है? जोड़ना। बात समझ आई आपको अच्छे से? अब कंजंक्शन कैसे लगाएं दोस्तों? कंजंक्शन लगाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? टोस करना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है। बात समझ में आ गई जी आपको? जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम क्या करेंगे? कंजंक्शन लगा देंगे। आइए जी कैसे लगाना देखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस देखो और कंजंक्शन लगा दो। अगर वाक्य है असर्टिव तो हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। सिंपल वाक्य है तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अगर सेंटेंस है ऑप्टेटिव तो हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? प्रे, विश, कर्स, ब्लेस। अगर एक्सक्लेमेटरी है तो भी हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है जी। अगर इंपेरेटिव है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, तो दोस्तों वहां पे दैट भी आता है और वहां पे टू भी आ सकता है। टू की बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बताऊंगा कैसे। दैट भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है ना तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर वाक्य में पहले से कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है ना, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, तो कंजंक्शन मत लगाओ, उसी वर्ड को लिख दो, सेम क्वेश्चन वर्ड को लिख दो। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा तो वहां पे इफ या फिर वेदर का प्रयोग करें। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट है तो पूछो जी फटाफट। आगे बढ़े दोस्तों हम। कोई भी डाउट है? वी क्लियर, सी क्लियर, तीसरा क्या है? पी। पी का मतलब है प्रोनाउन। पी का मतलब है प्रोनाउन। इनके साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे प्रोनाउन, और देखो आप। प्रोनाउन तो अपन ने कल ही खत्म किए, तो आपको ताज़ा ताज़ा याद है ये कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। बेसिक सी बात है, आपको सभी को पता है। देखो जी दोस्तों, जब मैं अगर डायरेक्ट की बात करूँ ना, तो आपको डायरेक्ट में पता कैसे होता है? ऐसे होता है डायरेक्ट। बोलो जी, को डाउट है? इसको रिपोर्टिंग क्लोज बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, हाँ या ना? इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अब तक अपन ने वर्ब बदली और हमने क्या लगाया? कंजंक्शन लगाया, तो वो इस हिस्से में लगाया है ना। वर्ब बदल दी,
और आपने कंजंक्शन लगा दिया और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। अब किस कौन से हिस्से पे आएंगे हम? अंदर वाले हिस्से पे, यानी रिपोर्टिंग क्लोज पे जो करना था कर दिया, वर्ब बदलनी सीख ली, इन दोनों को जोड़ना सीख लिया। अब बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। दोस्तों जब भी हमें प्रोनाउन बदलना होता है ना, बाहर वाले को नहीं छेड़ना, इस अंदर जो है यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है उनको बदलना होता है। ठीक है, बदलने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखनी है? सन 1 2 3, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। सन 1 2 3, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। ठीक है जी। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई या वी, तो उसको बदल दो, लेकिन बदलोगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहां आई आया हुआ है और यहां पे राम है, तो आई को बदल के राम के अकॉर्डिंग ये लिख दोगे। अगर सीता होती तो शी लिख देते। बोलो बात समझ में आ गई? यानी इसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलना होगा, लेकिन केस को मत बदल देना। केस मतलब अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ अगर आई है, आई क्या था? सब्जेक्ट, तो मैंने राम का सब्जेक्ट लिखा ही। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी होता तो मैं राम के लिए ही नहीं हिम में बदलता। अगर पॉजेसिव केस होता तो मैं पॉजेसिव केस में बदलता। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? यानी केस अपने को नहीं बदलना, जैसा केस दे रखा है उस केस के अनुसार ही लिखो। सब्जेक्टिव दे रखा है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दे रखा है तो ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव दे रखा है तो पॉजेसिव। बोलो जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है क्या? इसके बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा आपको, आपसे सुन के चलो। बोलो जी, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट देखो, अगर दोस्तों यहां पे आ जाए सेकंड पर्सन, अगर यहां पे आ जाए सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यानी यू, यू को किसके अनुसार बदलोगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां दे रखा है यू, यहां दे रखा है यू, मान लो यहां राम है तो ही, सीता है शी। केस भी देखना पड़ेगा, यू सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव लगाओ, अगर यू ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाओ। बोलो बात समझ में आ गई? अगर दोस्तों यहां दे रखा है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब ही शी इट दे, ही शी इट दे, तो उसको बदलना नहीं होता, उसको डिट्टो सेम लिख दो। ही का ही, शी का शी, इट का इट, दे का दे। बोलो जी, कोई भी डाउट है? बात समझ में आ गई आपको? पक्का? अब एक चीज बताओ दोस्तों, अब क्या करूं? अगर यहां पे ऑब्जेक्ट दे नहीं रखो, ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, सीधा बोल दिया राम से, राम ने कहा, और सेकंड पर्सन है, तो भाई सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं ना। तो अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, तो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदल दो, यू को सीधा आई में बदल दो अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो। और अगर फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट ना हो ना, तो आप कई की बार इसको थर्ड में, एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल नहीं, वो तो वी का दे अलग होगा। सिंपल सी बात है, अगर अपने को फर्स्ट पेटी याद रखनी है कि सेकंड को फर्स्ट में बदलना है, अगर फर्स्ट ना दे रखा हो
तो सेकंड को थर्ड में बदल सकते हो। बात समझ में आ गई? जर्नली हम दोस्तों वी को दे में बदलते हैं। जर्नली हम वी को दे में बदलते हैं। बोलो जी दोस्तों, कोई डाउट है? अच्छे से बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ सारी चीज में। अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है नहीं बदलना। अगर सेकंड पर्सन है पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको फर्स्ट में बदल दो। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन में ना हो तो उसको थर्ड में बदल दो। लेकिन बदलने में अपने को कभी भी ना तो उसका नंबर चेंज करना, अगर सिंगुलर वाला है ना तो सिंगुलर ही लगाना है। आप अगर आई दे रखा है तो वो क्या है, एक ही बात कर रहे हैं। ही दे रखा है तो क्या है, वो सिंगुलर है। इट है तो क्या है, सिंगुलर है। ना तो कभी सिंगुलर को प्लूरल बनाना, प्लूरल। अब जैसे देखो वी था, वी प्लूरल है ना, तो मैंने दे लगाया। यहां मैं ही नहीं लगा सकता, गलत हो जाएगा। वो प्लूरल है, सिंगुलर में कैसे बना रहा हूं? और ना ही हमें कभी केस बदलना, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव है तो पॉजेसिव। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसमें एक दो केसेस और एडवांस लेवल के हैं। जैसे ये नॉर्मल बात सभी को पता होती है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट ऐसे जहां हम गलती कर देते हैं, ठीक है, वो हम बाकी करेंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।